पूछी जा सके कहीं पे क्या यहीं पे। आज हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर पे बात नहीं करेंगे। आज क्योंकि आपका कंप्लीशन पे है ऑलमोस्ट, मुझे somebody told me कि आज और कल शायद कोई नहीं और आई डोंट नो 50 क्लास का जो वो होता है वो शायद पूरा हो रहा है आज या कल, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई डोंट बिलीव कि आज मैं नहीं आई वांट टू मेरे ख्याल से इंग्लिश आता So it's like today I want to tell you कि आप अपने थीसिस जो लास्ट कोई भी ना रिसर्च मेथड कर रही हो तो लास्ट का जो चैप्टर होता है उसका ये होता है कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, राइट। थीसिस में क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या चैप्टर कौन से होते हैं, है ना। उस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आज। और इट्स लाइक जस्ट अ डिस्कशन, इट्स नॉट लाइक दैट आई नो अ लॉट एंड यू, it would be like whatever I know I am going to tell you, whatever you know you can share, right? So it's more an interactive session rather than going, ma'am, how do you, okay, so it would be kind of an interactive session where we will discuss that how to compile a thesis, right? What are those chapters, what are those, like what is the importance of those chapters, so how you should prepare it, and finally like what are the do's and don'ts। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है हमें आइडिया नहीं होता, कुछ चैप्टर्स को हम लाइटली ले लेते हैं मगर उनका भी वैल्यू है, राइट। जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च का, आप बताइए पूरे का आधार क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक, विच step is the most important and crucial step? Literature review, right? Now why literature review? Because it is where, come in everyone, literature review is what all kind of secondary information which we are going to get pertaining to our topic, right? What are the existing, जो भी उस एरिया में हो चुका है, existing जो भी नॉलेज है उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रीब्यूशन विच वी आर गिविंग टू द एग्जिस्टिंग एरिया ऑफ लिटरेचर। अभी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कितना कॉन्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो, आपको कैसे पता चले, वो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है रिसर्च गैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है कि आप ढंग से लिटरेचर रिव्यू करिए, रिच लिटरेचर रिव्यू, एंड देन फाइंड द गैप। गैप मीन्स रिसर्च। So research gap, once it is identified, that is where you can look for the model, conceptual model। भाई गैप आ गया तो पता चलिए ये काम होना है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें हो रखी होती हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को एक खूब अच्छे से अनुभव होगा कि कोई बहुत बढ़िया सी चीज आप बनेगी, ठीक है, और अपने किसी फ्रेंड को दिखाइए, फिर वो बताता है कि है तो बहुत बढ़िया, मगर ये जो मगर है ये आगे की रिसर्च के लिए आपको हेल्प करता है। तो उसने जो कुछ भी काम कर रहा होगा, जितना भी आपने, जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हो उसमें लास्ट में फ्यूचर स्कोप लिखते हैं, वो लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप। ये लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप जो है यही गैप हो सकता है ना। जैसे आपने किसी ने काम किया किसी चीज पे, हो सकता है उसने सिर्फ ऑनलाइन कंज्यूमर्स लिए, तो आप देखिए कि ऑफलाइन में रहती हैं। उसने सिर्फ ऑफलाइन लिए, क्या पता ऑनलाइन छोड़ दिए। उसने कोई पर्टिकुलर 4 वेरिएबल्स लिए मगर आपके हिसाब से कुछ और वेरिएबल्स होने चाहिए थे, राइट। तो वो रिसर्च गैप, और उसको उस गैप का इंडिकेशन आपको जो भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो उसके फ्यूचर डायरेक्शन या लिमिटेशंस में मिल जाता है।
मगर ऐसे नहीं कि मैंने कहा आपने खाली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और सीधे फ्यूचर डायरेक्शन में घूम गए। जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़िए तो देखिए कि क्या उसने टेक्निक लगाई, किन वेरिएबल्स पे काम किया, किनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, किसके बीच में रिलेशन को मिल गया, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को मिस कर दिया, ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपने मिस कर दी। फिर तो यूएस की रिसर्च वही रेप्लिकेट हो जानी चाहिए हर जगह, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अपने बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट में लोगों की सोच, उनका कल्चर, उनकी चीजें सब बदल जाती है ना। इंडियन कंज्यूमर डिफरेंट है बाहर के कंज्यूमर, चाइनीज कंज्यूमर डिफरेंट है, इंडिया के अंदर ही रूरल अर्बन की थिंकिंग अलग अलग है, ठीक है। स्टूडेंट के टाइम पे जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो आपकी सोच अलग है, और जब आप उस कुर्सी पे बैठे हुए लोग को एड्रेस करते हो आपकी सोच अलग है, राइट। तो किस पर्सपेक्टिव से चीजें हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने अपने सैंपल साइज, जो भी सैंपल लिया है, ऑडियंस लिया है, रिस्पॉन्डेंट लिया है, वो कैसे चूज करे, वो कौन है, सैम्पलिंग यूनिट को जानना वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या पता उन्होंने जो रिसर्च करी उसमें वो सैम्पलिंग यूनिट काम आता है, मगर आपके रिसर्च में कुछ और, उसको ढंग से डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो सैम्पलिंग यूनिट मतलब जिससे हम रिस्पॉन्स लेने जा रहे हैं। सिमिलरली सैम्पलिंग फ्रेम, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप दूसरा जब भी कोई भी रिसर्च पेपर पढ़िए तो ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी टेक्निक लगाई, डेटा कितना कलेक्ट करा, ठीक है, किन लोगों का डेटा, अगेन वही बात आ गई सैम्पलिंग यूनिट वाली। जब भी लिटरेचर रिव्यू करो इन चीज़ों को बहुत ध्यान दो, ठीक है। और किसी भी तरीके की पढ़ाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अगर आप पेन चला के करते हो तो बहुत अच्छा। तो आप रिसर्च पेपर पढ़ो, कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो। आप आपके हाथ में एक पेन रखो, आप देखो जो आपको समझ में आ रहा है वो आप समराइज कर दो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आप पेपर उठाओगे आपको तुरंत दिख जाएगा इसके वेरिएबल ये किया, इनके बीच में ये एस्टैब्लिश किया है। अगर आपने अपने पेन से ये तो कितना भी हाईलाइट लगा लो, आपको दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मत मारो, रिसर्च में खूब टाइम मिलता है, 2 साल का एमबीए नहीं होता है, खूब सारा टाइम है अगर हम सही से करें। और डेली अपने टॉपिक पे कुछ भी पढ़ो, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ा तो जब आप दोबारा पकड़ेंगे तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, ये किसी मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट। रिसर्च में कुछ ना कुछ भी पढ़ो, एक ही पेपर पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, तब क्या हो रहा है उस एरिया में वो आपको पता होगा। आपके एरिया में जो लोग भी फॉरवर्ड्स हैं, जिन्होंने उसमें पहले काम कर रखा है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी शायद वो दूसरे कंट्री में हो, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने काम किया, तो उन एक्सपर्ट्स को भी आप संपर्क कर सकते हो। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, क्यों जाते हो, खाली अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो नहीं, दूसरे का आइडिया सुनिए, ठीक है। उन लोगों के साथ में नेटवर्क भी करिए, कोलैबोरेटिव काम करने की आदत डालिए। इन लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट एरिया है, उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करिए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपका दिमाग और खुलेगा, you will learn more, you will get different ideas, right, you will get different perspectives, and that is going to enrich your understanding about the subject, not only about the subject but about the area also। तो आप डिफरेंट सोचोगे, क्योंकि दूसरे तरीके से सोचने लगोगे, है ना, और वो बढ़िया बनाएगा आपके काम को। दूसरी बात, लिटरेचर रिव्यू, आप टेबल बनाना, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया, बार बार मैं रिएक्टिवेट करता हूँ कि भैया टेबल बनाना जरूर बनाना, ठीक है। एक बार आपके टेबल बन गया, उसमें रिसर्च जो भी आपने एक पेपर पढ़ा उसके डिटेल्स आ गए, दूसरा पढ़ा उसके आ गए। जिस दिन आपके पास ठीक ठाक मान लीजिए 100, 200, 150 हो गए, उस दिन आपको रिसर्च पेपर लिखने में कोई टाइम नहीं तो बाकी के सबके साथ होगा, आपके गाइड बोलेंगे पेपर लिखो, वो आपके पीछे पड़ेंगे, आप भागोगे, आप नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपने पहले से कुछ बेस नहीं बनाया। और अगर आपके पास टेबल बना हुआ है और आपको लगा कि कहीं कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है या कुछ ऐसा है, तो आपके पास आधा काम करा रखा है, आपको बस अपना टूल डेवलप करना है,
डेटा कलेक्ट करना और काम करना, ठीक है। तो एक बढ़िया सा वो टेबल बनाने की आदत डालो। पढ़ा थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि हाँ यार क्या है, मगर पढ़ा उसमें भी एंट्री कर ली अपने आप, जो समराइज कर रहे हो एक रजिस्टर कॉपी जो भी है उसमें भी कर ली, किताब करते चलो, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, ठीक है। खाली रिसर्च पेपर ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं होता है। आप जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सी रिपोर्ट्स आती है। देयर आर न्यूमरस रिसर्च एजेंसीज आर पब्लिशिंग देयर फाइंडिंग्स, राइट। सबको पता है KPMG के बारे में, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सी एजेंसीज है जो अपनी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम जो है शेयर करती है, उनको भी पढ़ने का एक वो रखी है कि अभी किस सेक्टर में लेटेस्ट क्या हो रहा है। IPEF एक वेबसाइट है, मैंने पहले पूछा था आपको दिखाई, तो IPEF में भी आप आपका जो भी सेक्टर चूज कर रहे हो उस पर क्या हो रहा है ये देख सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्वांटिफिकेशन में मतलब रखो, कुछ ना कुछ अपने एरिया पे जरूर पढ़ो, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ अगर नहीं करोगे तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो हर बार वो काम एक आपको बर्डन जैसा फील होगा। लेकिन अगर आपकी टेबल बनी हुई है, आपको बोला गया तो आपको पता लिटरेचर रिव्यू तो मेरा रेडी है, अभी फटाफट मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। पर एक चीज और है कि लिटरेचर रिव्यू रेडी है, लिटरेचर रिव्यू कभी रेडी नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर कभी हम लेटेस्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि घर से दुकान जाते तक कुछ ना कुछ अपडेट हो गया होगा। तो वैसे ही जितनी देर आपने लास्ट पेपर पढ़ा था और उसके बीच में कुछ ना कुछ नई चीज आ गई होगी, कीप एन आई ऑन दैट कि मेरे एरिया में क्या होगा। जैसे मान लो किसी का सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए सौरभ रत्ना ग्रीन से रिलेटेड टॉपिक, तो अपने एरिया के जो टॉप जर्नल्स हैं उनको आप देखिए। अभी से आप जर्नल्स आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि आपको अगर कल पेपर पब्लिश करना होगा तो आप किन जर्नल्स को टारगेट करें। कुछ सिंपल सी चीज है, जिन लोग पेपर पढ़ रहे हो उनके भी तो छपे हैं ना भी। अब वो पेपर क्यों नहीं छापेंगे आपके, अगर आप कोई बात ऐसी करोगे जो रिडंडेंट है, रिडंडेंट मतलब ऑलरेडी हो गया ना, आप किसी कोई बात बता रहे है ना, तो नहीं छापेंगे क्योंकि वो तो अपने जर्नल में ऑलरेडी बोल चुके कि हाँ ये काम हो गया। उसके आगे की अगर आप बात बताओगे तो वो जरूर छापेंगे। कई सारे लोगों को लगता है कि रिसर्च पेपर बहुत टेक्निकल कर देते हैं, कोई टेक्निक वेक्निक लगा करके उसको बड़ा खतरनाक सा करके देखे तो छप जाएगा। देखो टेक्निक वेक्निक सब खेल कैलकुलेटर कर देके आपको दे देता है। इंपॉर्टेंट है नोवेल्टी इन द कॉन्सेप्ट। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो वो कितनी नई है, जो सोल्यूशन बता रहे हो वो कितना नया है, ठीक है। उसके बेसिस पे पेपर सेलेक्ट या रिजेक्ट होते हैं। बाकी शॉर्टकट्स आपको बहुत लोग बताएंगे, उसको मैं नहीं चाहूंगा उस पर, मगर आप देखिए कि कितनी नई बात आप बता रहे हो, वही सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आपका रिसर्च पेपर सेलेक्ट होगा कि नहीं। आप अभी से अपने एरिया के जो भी अच्छे ऑथर्स के पेपर पढ़ रहे हो, उनका पेपर जहां जहां छपा है वो वैसे मिलेगा ना, उनको नोट करते चलो किस जर्नल में छपा है, कल को आप उसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि मेरे एरिया में ये छापते हैं, तो इस पर आप एक काम अपना मतलब इस पूरे टाइम पे करते चलो। जब भी कोई PhD ज्वाइन करता है वो सोचता है 2.5 साल के अंदर मैं PhD कंप्लीट करके लिखूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और 2.5 साल के बाद जब उसे पूछते हैं तो वो डे 0 पे होता है। 3 साल के बाद पूछते हैं वो फिर भी डे 0 पे होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल्ड है, ये खुद से सब कर लेते हैं, पर एक्चुअली होता नहीं। तो आप रोज कुछ ना कुछ जब ऐड करते चलोगे तो आप अपने उसमें एरिया पे आगे बढ़ते चलोगे। तो अभी से जैसे रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो अपने टॉपिक पे, उस पर टेबल बनाना शुरू कर दो, उस पर समरी बनाना शुरू कर दो। करते करते आपका थीसिस का कम से कम लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर तो डन हो जाएगा। और लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर काफ़ी ठीक ठाक चैप्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे ही जैसे एक ऑन एन एवरेज कोई भी थीसिस उठाते हैं, पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, जनरली दूसरे में इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। तीसरे में हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, चौथे में RM कर रहे होते हैं, पांचवें में फाइंडिंग कर रहे होते हैं। फाइंडिंग के बाद का एक चैप्टर आता है जो बहुत खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं डिस्कशन। ये जो चैप्टर है ना, ये इसकी पूरे की आत्मा है, डिस्कशन। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आप लिख रहे हो, फाइंडिंग आपने निकाली है,
नहीं, फाइंडिंग तो उस कैलकुलेटर में निकाली है जिसपे आपने ही काम किया। लिटरेचर रिव्यू आपने लिखा था, वो तो दूसरे लोग काम करके गए, वो आप बता रहे हो। इंडस्ट्री तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उसका भी सेकेंडरी डेटा था पूरा, ठीक है। आरएम क्या था, ब्लूप्रिंट था कि कैसे काम करें। डिस्कशन क्या है, ये चैप्टर जितना रिच होता है उतनी क्वालिटी होती है आपके रिसर्च, क्योंकि इसमें आप बता रहे होते हो कि उन्होंने ये कहा था, मेरी फाइंडिंग ये निकल करके आई, इसका मतलब ये। Are you getting my point? The literature says this, but my findings are these, so I interpret it like this. यहाँ आपका रोल है, और इसकी हर बात को लिटरेचर से कंपेयर करनी पड़ती है। डिस्कशन का क्या मतलब है, रिसर्च का क्या मतलब है, कुछ नया लेके आ रहे हो। नया का मतलब लिटरेचर में जो है वो नहीं है ना, कुछ अलग लेके आ रहे हो। तो लिटरेचर क्या बता रहा था, एक्चुअली ये हो रहा है और इसको इस तरीके से देखा जाता है। तो ये एक चैप्टर ऐसा है जहां पे आपका रोल है, इस चैप्टर पे आपका पूरा रोल और कमांड होना चाहिए। मतलब आपका रोल तो है ही है। अब आपने लिटरेचर रिव्यू अगर अच्छे से करा है तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, फाइंडिंग आप लिख रहे होगे, फाइंडिंग लिखोगे, वैसे ही आपका दिमाग खनकेगा, है ना। आपका दिमाग खनकेगा कि भैया वो तो कह रहे थे कि ऐसे नहीं होना था, तो इसमें तो ये निकल के आ गया, इसका क्या मतलब, है ना। जैसे बोला अभी कोई बोलेगा कि जो यंग होते हैं, मतलब यूथ जो है वो बहुत एनवायरमेंट कॉन्शियस है। मालूम लिटरेचर में 10 जगह पढ़ा आपने, यूथ बहुत एनवायरमेंट कॉन्शियस है। अब आपके डेटा में निकल के आ रहा है कि यूथ को एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो एज ओल्ड लोग हैं वो थोड़ा कॉन्शियस है, जो यूथ है वो नहीं। तो अब आपका दिमाग खनकेगा ना कि यार 10 पेपर रिसर्च करके तो कह रहे कि यूथ होनी चाहिए, तो आप डिस्कशन में क्या लिखो कि फलाने ऑथर ने कहा कि यूपी होती है, इसने भी कहा, इसने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा, मगर मेरे डेटा में ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो फिर वो उसके पीछे की क्या हिस्ट्री हो सकती है, या क्या यू नो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हुए आए, उसी से आपके फर्दर आगे के चैप्टर में सजेशन वगैरह है, आप वो दे पाओगे कि भैया यूथ जो है कॉन्शियस नहीं है, कि यूथ को कॉन्शियस कैसे बनाया जाए। ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एवरीबडी इज लाइक कि मैं कुछ आज बड़ा सीरियस कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा हूँ। ऐसे सोचा नहीं था कभी डिस्कशन के बारे में। डिस्कशन का चैप्टर ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक पता ही नहीं होता लोगों को, लोग लगता है लिटरेचर रिव्यू कर दिया, आधा काम खत्म हो गया, बाकी छोट सारे प्रिंट आउट निकाल लिए तो एक काम और है ना। दूसरा भैया जो भी रिसर्च पेपर पढ़ना, सबसे बड़ा फिल्टर आउट होता है जो रेफरेंस लिस्ट करना। ठीक है, हालांकि कई सारे और सॉफ्टवेयर हैं, मेंडली और ठीक है, लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से करें, कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ो, इमीडिएटली उसका एक साइड बना करके रेफरेंस लिस्ट में जैसे लगाना है, वो भी वही पेस्ट करो उसी टेबल में। तो इधर साइड किया, उधर फर्दर से रेफरेंस लिस्ट में लगाना नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स कि वो एपीए में है, एमएलए में है, शिकागो में, इसमें आप भेज रहे हो, उसमें क्या मांगा है। अपने आप स्टाइल में लिखना होता है, अभी ये बता दीजिए पेपर का प्रॉब्लम देखेंगे कि पेपर तो लिखता है 2-4 महीने के अंदर वो तो हो जाता है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम जगहों पे एपीए मांगा, मैक्सिमम जगहों पे मैंने एपीए देखा। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये रिसर्च वाले पता करके बताएंगे ना। सर आप बताइए, 3 साल के बाद याद रखना पड़ेगा। आपका एक पीएचडी का वो होगा, एक होता है ना, हाँ, उसमें लिखा होता है क्या करना है, गूगल नोट्स, तो उसको आप लिखिए। जब मैंने उसको नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा कि गूगल स्कॉलर जो है, आप जैसे चाहोगे वैसे फॉर्मेट में आपको दे देगा।
ठीक है, आप फिलहाल एक बार उसको एपीए में ही बना के रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, लिटरेचर रिव्यू पे कई बार ऐसा होता है दैट यू आर साइटिंग अ न्यूज़पेपर। इट कुड बी लाइक इकोनॉमिक्स में हो सकता है, मैनेजमेंट में थोड़ा कम होता है, पर कॉमर्स में हो सकती में। इफ यू आर साइटिंग अ न्यूज़पेपर, तो जब भी न्यूज़पेपर साइट करो तो उसमें डेट रिव्यू डाल दो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया इस तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पन्ने में ये चीज छपी थी। ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन रिसोर्स मेंशन करो, जैसे मैंने आईबीएफ की वेबसाइट दी, अब आपने देखा कि आईबीएफ की वेबसाइट बोलती है ऐसा ऐसा, तो जब उसको आप मेंशन कर रहे हो तो व्हेन यू हैव एक्सेस दैट रिसोर्स, इफ यू आर एक्सेसिंग एनी ऑनलाइन रिसोर्स, you have to mention the date as well as the exact time when you have access, right? लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने, कई सारे रिपोर्ट्स में लिखा होता है रिट्रीव फ्रॉम लिंक दिस ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेबसाइट इज समथिंग विच इज अ थर्ड पार्टी, दे में अपडेट इट। जब जो आपका रिव्यूअर है वो चेक कर रहा है, उसको पे नहीं आ रहा, तो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर आपने डेट सही मेंशन किया है। ठीक है, ठीक है ना? तो कभी भी आप जब भी अपना कोई ऑनलाइन रिसोर्स साइट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द डेट इन द टाइम। ठीक है, मैगजीन है, अगेन कौन से मंथ की है, कौन से इशू का, कौन से क्या था। रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्यों होता है, कौन से ईयर की, कौन से मंथ की, कौन से क्या। तो उस तरीके से आपको करके चलना है। ठीक है, चाहे ओआरजी की रिपोर्ट उठाओ, चाहे केपीएमजी की उठाओ, चाहे पीडब्ल्यूसी की उठाओ, कोई भी रिपोर्ट भी काम की होगी, मगर सबकी है इसमें आई रिपोर्ट का ढंग से उसने साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लिटरेचर रिव्यू बनाते वक्त। इधर पढ़ा और उधर उसका लिंक सेव कर लिया, नहीं तो आप इतना परेशान होने वाले हो। सबसे बड़ा जो सिरदर्द होता है ना, वो पीएचडी थीसिस लिखने में यही होता है। और साथ के साथ जब भी टेबल बनाने हैं, फिगर, कभी भी किसी का टेबल और फिगर आपने उठाया, हमेशा उसके सोर्स को मेंशन करो कि ये टेबल आपने भाई किसी की रिपोर्ट में देखा, आपने उठा लिया, आपने बताया लिटरेचर रिव्यू में या कहीं पे कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो उसको ड्यू क्रेडिट दो। ठीक है, प्लेगरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट एथिकल इशू which we had. Everybody knows about it ना? प्लेगरिज्म जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, हमारे जमाने में प्लेगरिज्म करते थे। प्लेगरिज्म क्या है? दूसरे के किए हुए काम को बिना उससे क्रेडिट दिए अपने काम में दिखाना है। ठीक है, उसको क्रेडिट दे रहे हो, उसे परमिशन ले रहे हो, जो क्रेडिट लेके काम कर रहे हो, तो क्या है वो लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हो, ये तो कहते हैं उसने ये क्या, उसने ये क्या, उसने ये क्या, उसने ये क्या, उनका नाम मेंशन करते जाते हो ना। तो सामने वाले को पहले, कभी भी आप कोई पिक्चर यूज करो, कोई टेबल यूज करो, कोई ग्राफ यूज करो, कोई चार्ट यूज करो, उसका जो भी सोर्स है उसको जरूर साइट करो, और अगर कॉपीराइटेड है तो भैया परमिशन ले लो, तब उसके बाद में आप उसको यूज करो। बिना परमिशन लिए काम नहीं करना। ठीक है, क्लियर? डिस्कशन का चैप्टर जैसे मैंने बताया सबसे अच्छा होना चाहिए, जितना लिटरेचर रिव्यू होता है लगभग उतना ही है। और यही मतलब आप पढ़ेंगे ना किसी अच्छे बंदे का काम, तो डिस्कशन पे जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जितना बढ़िया होता है ना, उतनी अच्छा आपको लगेगा। आप जब ये अच्छा लिख लोगे तो आपको खुद से फील आएगा कि यार मैंने काम किया है। ठीक है, जो भी काम करते जो आपको हो सकता है एक प्री पीएचडी लेना पड़े, एक पीएचडी लेना पड़े, बीच में 2-3 बार कुछ डीआरसी या जो भी कुछ सिस्टम होता होगा वो होगा, तो पावर पॉइंट पे अपने काम को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। काफी सारे लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, उसकी मैंने इसलिए एक बार करवा के देखा था कि कौन कैसे करेगा। ठीक है, अब आप सोचो जो यहाँ बैठा है, मतलब यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, वो पीछे बैठा हुआ है, वो पतला पतला सा उसको दिखाई दे रहा है, क्या पूछा होगा कुछ भी नहीं। तो अपने काम को ढंग से प्रेजेंट करना भी सीखिए, क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर लेके जाएंगे कहीं पे, तो वहां पे आपको प्रेजेंट करना, मैथमेटिकल जगलरी वहां नहीं चलेगी।
I was presenting a paper at IIT. Like there was a conference at Indian Habitat Center. तो दिल्ली में थी वो IIT दिल्ली और IIM रायपुर और मोनाश बिजनेस स्कूल ऑस्ट्रेलिया टीम ने ऑर्गेनाइज करी. तो आई वॉज द फर्स्ट वन. मैं गया देखा तो मेरा ही सबसे पहला पेपर प्रेजेंटेशन था. अब आपको मालूम है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो मैनेजमेंट की जगह पे हो तो सबसे ज़्यादा केओस के चांसेस. अब मैं पहुंच गया, रिव्यूअर बैठ गए सामने पैनलिस्ट. तो देयर वर लाइक 5 पीपल फ्रॉम डिफरेंट. एक IIT का बंदा हो गया, एक वो रायपुर वाले होगा, एक मोनाश वाले होगा, एक कोई और ऑस्ट्रेलियन था. मोनाश भी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो होंगे उनके कोई. तो 4-5 जन ऐसे बैठ गए आपके ठीक सामने. बाकी के ऑडियंस हो गए. ऑडियंस भी कैसी इंटरनेशनल ऑडियंस सारी है, इंडियन कम दिख रहे हैं उसमें. आप भाई साहब पहला पेपर मेरा. मैं गया पेपर प्रेजेंट करने. मैंने उसको कहा कि ये चला दो प्रोजेक्टर. तो टेक्नीशियन आया, उसने कुछ इधर उधर किया, फिर कहता है कि ये तो गया ये नहीं चल पाएगा. नाउ समहाउ आई डोंट नो, मुझे कुछ इंट्यूशन था या क्या था. आई हैड फोटोकॉपीड माय रिसर्च पेपर. कम से कम उसकी मेरे पास 12-13 कॉपियां थी. तो वो मैंने सामने तुरंत जूरी को बांट दी और जो बची वो पीछे लोगों में बांट दी. और मेरे पास मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट था. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक पेज पे कई सारी स्लाइड्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं. नहीं तो 12-13 कॉपियां कौन लिखेगा. मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आप यू शुड ऑलवेज स्टेम अगेंस्ट द रेनी डे. यू नेवर नो. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय 3 वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस. But it's a technical flaw. It can happen anywhere. You should always have something, at the back of your mind कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया. अब गड़बड़ क्या होती है? जनरली हमारी टेंडेंसी होती है हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PPT पे डालते हैं क्योंकि हमें याद न रखनी पड़ेगी. हम उधर देखेंगे हमें तुरंत वही बोलते चले जाएंगे. आप अगर PPT एंड टाइम पे जवाब दे दे तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना कि अपने शो को कैरी ऑन कर. ठीक है. मुझको मेरी गाइड ने बोला था ये कि फोटोकॉपीज करा ली है उसकी. मैंने कहा नहीं, अरे अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकाल लो और उसका भी पेपर का निकाल लो. ठीक है. अब उन्होंने क्यों बोला था मुझे नहीं पता था, मेरे पास था उस पर. तो मैं फंसा नहीं, मैंने वहीं के वहीं अपना उनको बांट दिया और उसी में आराम से प्रेजेंटेशन देके चले. और उसके बाद बहुत से लोग आए, वो कोई लेटेक्स पे वो होता है ना बहुत बढ़िया उसका प्रेजेंटेशन बनता है. तो एक से एक चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी. और उसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मैथमेटिकली मतलब कि स्टैटिस्टिकली खेल रहे हो, आप कुछ सही चीज़ नहीं बता रहे हो. ठीक है. तो जो एग्जामिनर होते हैं या जो वहाँ पे बैठते हैं उनको पता होता है कि आपने काम जेन्युइनली किया है कि आप सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. उनको अंदाजा लग जाता है आपके काम से. आप उन्हें कभी उसमें मत लीजिए कि नहीं उनको नहीं पता चलता. ठीक है. तो मैथमेटिकल जगलरी करना, नंबर गेम करना वो सबसे काम नहीं चलेगा. कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए. जो बात कह रहे हो वो सही होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए. राइट. उसका महत्व है. तो अपने आप को अपने PPT वगैरह को ऐसे बनाओ नंबर 1 की जो आखिरी पे बैठा है उसको दिखाई दो. अपने काम को ऐसे प्रेजेंट करो कि लास्ट पे बैठे हुए बंदे को भी समझ में. और हमेशा बैकअप अपने दिमाग में रखो कि ये PPT ने अगर मेरा साथ नहीं दिया राइट टाइम पे तो मैं क्या करने वाला हूँ. ठीक है. यू शुड हैव समथिंग इन योर समथिंग फॉर योर सपोर्ट. बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप अपनी PPT पे डाल दें कि अपने आप को दिमाग से हल्का कर लेते हो, उस चीज़ से थोड़ा सा बचो. क्योंकि एंड टाइम पे धोखा दिया तो आपके साथ गड़बड़ हो जाए. ठीक है. PhD में सही गलत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो काम क्यों किया. बहुत एब्सर्ड आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपके गाइड भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो. पर आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो आपने हमेशा सुना होगा कि PhD वाइवा डिफेंड किया. डिफेंड का मतलब आपने जो भी चीजें काम करी उन्होंने पूछा आपने क्यों किया, आपने उनको सेटिस्फाई किया कि हाँ ये काम हमने इसलिए किया. अगर उन्होंने बोला कि तुमने रूरल ऑडियंस क्यों नहीं, ठीक है. अब मान लो रेफ्रिजरेटर लेकर के तुम रिसर्च कर रहे हो, बोले कि तुमने रूरल ऑडियंस क्यों नहीं है, इंडिया 70% रूरल है ना. तुम कह रहे हो पैन इंडिया रिसर्च, क्या कारण बताओगे बताओ.
आप लोग बताओ भाई, मैं खाली बोलता रहूँगा तो कोई फायदा नहीं। हाँ बताइए। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा आपको यू आर वैशाली, शी इज राइट। रूरल वाला ज्यादातर खरीदता कहाँ से? आउटलेट्स। आउटलेट्स गाँवों में उतने नहीं है ना, वो आता तो अर्बन जगह पे खरीदते ज्यादातर। अच्छा, ऐसे ये क्वेश्चन था कि आपने ऑनलाइन क्यों नहीं कंसीडर किया, ऑफलाइन ही क्यों? मान लो रेफ्रिजरेटर का ही कॉन्टेक्स्ट, ऑनलाइन लिया या तो आप उनको बोलो कि मैंने डेटा निकाला सेल्स का कि भाई रेफ्रिजरेटर की सेल ऑफलाइन ज्यादा हो रही थी, ऑनलाइन ज्यादा हो रही थी। फिर मुझे लगा बेस्ड ऑन द डेटा की मेजोरिटी वो ऑफलाइन की तरफ, तो मैंने तो सही गलत की बात नहीं है। आप डिफेंसिव मत हो जाओ या आप ओवर एग्रेसिव मत हो जाओ। आप उस बात को लॉजिकली बताओ कि भाई हमने ये काम किया, ये काम हमने इसलिए किया। जो एग्जामिनर है वो भी जानना चाहता है, वो आपको क्वेश्चन करके आपके कॉन्फिडेंस को खराब करने के लिए क्वेश्चन नहीं करता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपने ये काम किया है तो इसके पीछे का क्या बेसिस है। ठीक है, आप उनकी बात को पॉजिटिव उसमें लीजिए और उनको सही लॉजिक प्रेजेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल। अब जैसे मेरे साथ भी मैं जो सर बता रहे हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी। मेरी रिसर्च का पहला फेज था वेयर आई हैव टू गो टू अ स्टोर, एक्चुअल स्टोर, ऑफलाइन स्टोर, ब्रिक एंड मोर्टार पे जाके वहाँ पे बैठते थे, देखते थे हो क्या है। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेल्समैन होते हैं ना, लाख समझदार आदमी है और लाख वो ऐसा हो जो कहे कि हम नहीं सुनते सेल्समैन, है ना। आप सारे लोग पीएचडी कर रहे हो, एवरीबॉडी इज डूइंग पीएचडी और समथिंग, मगर आप सारे लोग इंपल्सिव माइंड करते हो। कितना भी समझदार हो, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाते हो, जब आप लौट के आते हो तो आप भी कुछ खरीद के लाए हो, ठीक है। मॉल में। हाँ एग्जैक्टली। तो इंपल्सिव बाइंग के कारण ऐसा होता है। और सेल्समैन इज लाइक, वो बहुत सही क्यूज देता है। और सर उसने जो आपको रीजन किया वो हो सकता है अभी का रीजन हो, पर फैक्चुअली जो ये होते हैं सेल्समैन, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होते हैं, ये FIFO पे काम करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वॉट एवर स्टॉक दे हैड रिसीव्ड फर्स्ट, दे आर गोइंग टू सेल दैट फर्स्ट। तो जितना पुराना स्टॉक होगा वो निकालना है हमको, नए स्टॉक को निकालने की कोशिश नहीं करते, पहले पुराना भाग को हटाते हैं। तो FIFO के कारण वो तो वो क्या करते हैं ना, वो आपको बोलते हैं, तो आप उसको बोलोगे 5 स्टार रेटेड लेना है, तो कहेगा कि क्या करेंगे लेकर के। 3 स्टार और 5 स्टार के बीच का डिफरेंस देखिए, प्राइस का डिफरेंस देखिए और सेविंग का डिफरेंस देखिए। वो तो बिजली की ये भी बचा देगा। 2 स्टार पे करते तो एक बार होता, अगर 2 स्टार उसमें अभी थोड़ा बड़ा होता, मतलब उसको बेचना होता तो वो बिल्कुल डिनाई कर देता आपको, ऐसे कोई चीज सब गिमिक है। मैम है डेफिनेटली, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने इसी पे काम किया है। मैंने देखा है, एक्चुअली मैं गया हूँ, मैंने डेटा कलेक्ट करा है वहाँ खड़े होकर के शॉप, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली के कंज्यूमर और यहाँ के कंज्यूमर दोनों को देखूँ करके देखा है। सेल्समैन की पावर को डिनाई नहीं कर सकता कोई, अगर करता है तो मुझे नहीं लगता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है वो। और सर यूपी वाले तो सब की रहते हैं, पर देखो कभी दिल्ली वाले आपको इस पर बन भी जाएंगे, यूपी वाले जल्दी नहीं जाते। वो बेवकूफ प्लान कोई नहीं होता है, पर एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग सोच रहे होते हैं
अगर वो उसी को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है या हमारे डाउट को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, ठीक है। एंटायरली कोई भी ऐसा नहीं होता कि अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए, मगर उसने देखा आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपको थोड़ा डाउट हो, आपके डाउट को बढ़ा दिया तो आपने फेवर में डिसीजन नहीं लिया, और अगर उसको वही प्रोडक्ट बेचना है तो आपके डाउट को कम कर दिया। आप जाइए तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ज्वेलरी शॉप में गए पायल साफ करानी और लौट के आए तो 2-3 अंगूठी और कान वान के दे दिए, उसने भी लेते जाइए और पैसे तो आ जाएंगे। नहीं हुआ है? फिर कभी गया नहीं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ सेल्समैन, मैंने उसको बोला बस वनस्पति आता था ना, उसने बोला कंपनी बंद हो गई। अरे ये बोले कितना कॉन्फिडेंटली बोला, मैं कि कंपनी बंद हो गई या ये लेके जाओ। कन्विक्शन, जिस कन्विक्शन से सेल्समैन बोलता है ना, हम उसको ट्रस्ट कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होता, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप जाइए अभी मार्केट में 2 दिन सर्वे करके देखिए कि लोग कैसे, लोगों को कैसे नचा है। सर पतंजलि के ब्रांड को देख लीजिए, कोलगेट के शॉप ऊपर खुला बोल रहा है, अरे ये मत कीजिएगा, इसमें से ये और टेस्ट को वीक बना देता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खाली है, कोलगेट ले जाइए। मुझे पता है 5 साल पुरानी साड़ी थी तो मैं दुकान थी, फैसला नहीं वो दुकानदार कर रहा हूँ, 5 साल पुरानी थी, देखे इस तरह से बिक नहीं रही है, तो निकाले कहाँ का एकदम लेटेस्ट मॉडल दिखाए, सब पहले नया दिखा, हाँ दिखाइए भाई एक ही पीस बची है, फिर उसका और है दिखा, हाँ दिखाइए भाई देखिए 5 सप्लाई डिजाइन कहाँ आपको मिलेगी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन पर 100 रुपये और ज़्यादा देकर 5 साल वो कला है उनके अंदर, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिसमें उनको कमीशन ज्यादा मिलती है, वो प्रोडक्ट को पहले इट्स नॉट अबाउट द, जो भी उनके पॉलिसी है, मतलब जो भी उनके उस आउटलेट की पॉलिसी है, ठीक है। सो अच्छा कमिंग बैक, आ जाओ भैया मार्केट से वापस आ जाओ, सारे लोग मार्केट में चले गए। See, most of us are associated with private colleges. We all know how to do. है ना? बोलो एक कॉल आता, हाँ आज थोड़ा पढ़ा देना, ठीक है, क्या पढ़ा देना, मतलब आज थोड़ा अपना इंटरव्यू लेना, थोड़ा तगड़ा कर देना, सामने वाला थोड़ा बोलना, और जब आज जरा रिलैक्स, ओके, है ना। और कैसे बड़े बड़े समझदार पेरेंट्स और बड़े बड़े समझदार लोग आते हैं, एक तो रिश्तेदार लेके आते हैं, एक तो उन बच्चों को लेके आते जो ऑलरेडी IT में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी उनके बच्चों को हम लोग फीस दे देते हैं, इसको तुमको सरकारी जॉब मिलेगी, ठीक है। सेल्फ पहली को भैया अभी कर रहा है, आपके यहाँ भी आया, बेचारा आया BBA में एडमिशन लेने, देखा मैथ है, इसको भेजो BCA कर, अभी पता चला BCA भर गया, उसको बता दिया कर कोई नहीं याद कर, so it's like these things they do happen, we are not denying it, but what my point is that whenever you are taking a decision, please make an informed decision, that's it, right? तो डिस्कशन जो है यहाँ पे आपको आपके सेल्समैन बन के करना है इसको, कि आपने क्यों किया, सही गलत कुछ नहीं, मतलब अगर लिटरेचर बैक कर रहा है तो सही गलत कुछ नहीं, और रिसर्च तो पूरी न्यूट्रल होकर करेगा, तुमने अपना कोई ओपिनियन तो परसेप्शन तो नहीं होगा कहीं भी, जो आया वो बता रहे हो। जब ये बता रहे हो तो आप बताओ कि भैया उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, मेरी फाइंडिंग ये कह रही है, इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसे से ऐसे, ठीक है। एंड डोंट बी वेरी लाइक, रिसर्च जब थीसिस लिखते हैं, हमारी जो भाषा हमेशा होती है वो ये होती है, दिस मे हैव, एक्चुअली 500 का डेटा सेट लेके बहुत श्योर नहीं है। रिसर्च की भाषा में ये नहीं होता कि ये हो गया, ऐसे ही होता है, शायद नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, संभावनाएं क्या है वो आप इस पे बात करें। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर थीसिस। आफ्टर डिस्कशन देयर लाइक सजेशन, सजेशंस होते हैं, इम्प्लीकेशन, सजेशंस कुछ लोग इसी में क्लब कर देते हैं लिमिटेशंस को, ठीक है।
कुछ लोग एक 8वां चैप्टर भी बना सकते हैं, वो होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसको किसको? इंडस्ट्री, एकेडमिया और फ्यूचर रिसर्च। या सॉरी, फ्यूचर रिसर्च तो एकेडमिक में आ जाएगा, सोसाइटी। अगर मुझको याद नहीं आता, मैं यहाँ तक आ जाता तो आपको भी पता जाता। ठीक है, आपके रिसर्च पेपर जो भी थीसिस है उसमें इट कुड बी लाइक ये चैप्टर्स हो सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे मैंने देखा है जो सेकेंडरी डेटाबेस रिसर्च होती हैं, वहाँ पे ये सेकंड चैप्टर कभी कभी इंडस्ट्री वाला लोग नहीं लिखते, उसको लिटरेचर रिव्यू के साथ क्लब कर देते। वो आपके गाइड का और आपका अपना है। बट इन जनरल जो ज्यादातर थीसिस में देखने को मिलता है वो ये है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा चैप्टर आप जिस भी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, जो भी आपने प्रोडक्ट चूज किया उसी इंडस्ट्री से होगा या किसी सेक्टर पे काम कर रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन तो नहीं है, उसके बारे में बताओ। उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू, खूब अच्छे से जितना अच्छा से लिख सकते हो, रिच हो उतना अच्छा है। टैबुलेटेड फॉर्म में जो टेबल बनाई है ना, उसके कुछ अंश इसमें भी डाल दीजिए, ठीक है। कितना पढ़वाना चाहते हो अपनी थीसिस को, ये तुम्हारे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, इतनी मोटी थीसिस आपके पास आएगी, चेक करने को। अब जब वो उसको शफल करेगा, सामने टेबल मिलेगा तो पहले टेबल देखेगा। आपके पास आए थीसिस करेक्ट करने को, देखने को, आपके उसने साफ साफ लिखा कि मैंने ये ऑथर्स रेफर करे, इसलिए ये काम किया, ये, तो वो समरी देखना पसंद करोगे कि सब पढ़ना पड़ोगे? समरी अगर कायदे से बनी, अगर अंदर अंदर कुछ ऊंच नीच हो भी रही है तो ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है ना। नहीं, ये कभी मत कहो कि पढ़ नहीं पाए। अगर मान लो मेरे पास थीसिस, देखो कभी भी ऐसे हवा में तीर मत चलो। मेरे पास अगर थीसिस आई, ठीक है, और मैंने एकता जी को दे दी कि लो भैया जरा इसको रिव्यू करके दो। अब एकता जी को एक एक पन्ना पढ़ती है, एक एक कण पढ़ती है उसका, तो उसने दे दिया अपने रिसर्च स्कॉलर को, लो भैया बनाओ, है ना। अब रिसर्च स्कॉलर को भी पॉइंट प्रूव करना है, गलती को करके लाइन को निकाल देगा, उसमें क्या है ना। ये कभी मत सुनो, मगर काम सही करने का तरीका बताया कि टेबल बनाओ, तो पहले टेबल पे नजर जाएगी रादर देन वो, ठीक है। अब लिटरेचर रिव्यू ढंग से हो गया। आरएम बहुत सोच समझ, नक्शा जब बनाओ ना तो 4-5 बार उसको बना के देख लो, दूसरों से चेक करा लो, ठीक है। नहीं एंड टाइम पे पता ना, लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरी रिसर्च टाइप क्या है ना, या इसमें कौन सा हमने सैम्पलिंग टेक्निक ली और क्यों ली। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग टेक्निक अगर ढंग से नहीं ली है, मतलब देखो सारा गेम क्या है, पॉपुलेशन के बारे में जानना है, पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए सैंपल को देखना है। अब सैंपल अगर सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो सारा आपका काम बेकार है ना। तो सैंपल को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ये आइडेंटिफाई करने के लिए सही सैम्पलिंग टेक्निक होनी चाहिए ना, पूरा प्रोसेस एकदम सही होना चाहिए। तो आरएम बहुत सोच समझ के लिए, ठीक है। बहुत से महानुभाव दूसरे किसी थीसिस के आरएम उठा लेते हैं, उसने क्या किया, ठीक है, तुम्हारे में क्या क्या लगा है वो देखो। आता तुम्हें सब कुछ है, पर लगा क्या, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या लगा वो लिखो, क्या कहाँ से कैसे खुद करो वो लिखो। तो आरएम में ये सारी चीजें कर दो। फाइंडिंग तो सिंपली है भैया, जो निकल के आया वो एज इट इज पेश कर दिया और थोड़ा बहुत बता देगा, हाँ ये किया था, ये निकल के आया। डिस्कशन में अपना लिटरेचर से कंपेयर कर दिया और आगे का रास्ता बता दिया। सजेशन में कि सारे के बेसिस पे अब हम ये कह रहे हैं, कंक्लूजन है इस प्रकार का, ठीक है, कि भाई ये था लिमिटेशन। जाहिर सी बात है कि सैंपल साइज 500 था, तुम्हारा 700 था, तो इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन थे, एक लिमिटेशन है। टाइम और मनी और इसकी हमेशा लिमिटेशन रहती है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन में मेंशन कर देते हैं हम लोग, जो होती है एक्चुअल लिमिटेशन, जिसको हमने नहीं कंसीडर करा वो लिमिटेशन, जो काम हमने नहीं किया वो लिमिटेशन। अब
आ गया। लिमिटेशन में वो भी तो लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर हम हाँ। टाइम निकाल के इन पहलू हाँ पे लिखते हैं जाने वाले हैं। हाँ करेंगे, फिर वो बाद में टाइम नहीं मिलता है, वो अलग बात है। हमने भी लिखा था कि आई इनकॉर्पोरेट द ऑनलाइन कंज्यूमर सर्विस, करेंगे, पता नहीं कब करेंगे बाद में। फिर कंट्रीब्यूशन, ये एक ही चैप्टर भी हो सकता है, लिमिटेशन एंड कंट्रीब्यूशन ये सब होता है। आप देख लेना जैसे आपकी गाइड, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब एकेडमिक को कैसे आपकी रिसर्च ने कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्री को कैसे कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, ये सब चीजें, ठीक है। इस प्रकार से ये बात है समाप्त होती है। अब मेरा दूसरा शो है, दूसरी तरफ मैं करता हूँ, आप लोग जब महाभारत करते हैं करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। कहीं पे आप अटकिएगा तो आई एम ऑलवेज हियर, राइट। थैंक यू। वो कहीं नाम आप लोग अटेंडेंस करके जो है ना दे दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर।